प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का किया उद्घाटन। निर्यात पोर्टल हुआ लॉन्च। मांडव उपचुनाव के सिलसिले में मतदान जारी। वोटरों में दिख रहा उत्साह। 4 बजे तक होगी वोटिंग। मतगणना 26 जून को। राज्य के विभिन्न जिलों में बिरसा किसान सम्मान समारोह सह केसीसी वितरण मेगा कैंप का हो रहा आयोजन। लातेहार में प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम। और जूनियर और सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की बालाओं का जलवा। FIH प्रो लीग में अमेरिका को 4-0 और यूक्रेन को 3-0 से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। देश दुनिया और झारखंड की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अरविंद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। साथ ही निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने देश में आर्थिक गतिविधियों की भी चर्चा की। ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने की प्राथमिकता दे रहा है। MSME मंत्रालय हो या फिर विदेश मंत्रालय, कृषि हो या कॉमर्स, सभी एक साझा लक्ष्य के लिए साझा प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी संख्या इंजीनियरिंग गुड्स की होती है। इसका एक्सपोर्ट बढ़ाने में विशेषकर MSME सेक्टर की अहम भूमिका रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश के नए नए क्षेत्रों से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। कितने ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से भी अब निर्यात कई गुना बढ़ गया है। कॉटन और हैंडलूम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 55% तक बढ़ना ये दिखाता है कि ग्रास रूट लेवल पर किस तरह काम हो रहा है। सरकार वोकल फॉर लोकल अभियान, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए जो स्थानीय उत्पादों पर बल दे रही है, उसने भी एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद की है। अब दुनिया के नए नए देशों में, नए नए डेस्टिनेशन में हमारे अनेक प्रोडक्ट्स पहली बार निर्यात किए जा रहे हैं। अब हमारा लोकल सही अर्थ में ग्लोबल बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, सीताभोग मिठाई और नारकेल नारू यानी नारियल और गुड़ से बने लड्डू का पहला कंसाइनमेंट बहरीन एक्सपोर्ट किया गया है। नागालैंड की फ्रेश किंग चिली लंदन के बाजार में जा रही है, तो असम के फ्रेश बर्मीज ग्रेप्स दुबई के लिए एक्सपोर्ट किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी भाई बहनों की वन उपज महुआ फूलों के उत्पाद फ्रांस, तो कारगिल की खुमानी दुबई एक्सपोर्ट हुई है। अरबुआ, बेलाइस, बरमुडा, ग्रेनाडा और स्विट्जरलैंड जैसे नए बाजारों में हैंडलूम से जुड़े उत्पाद भेजे गए हैं। अपने किसानों, अपने बुनकरों, अपने पारंपरिक उत्पादों को एक्सपोर्ट इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए हम मदद भी दे रहे हैं और GI टैगिंग पर भी बल दे रहे हैं। पिछले साल हमने UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील्स को फाइनलाइज किया है। बाकी देशों के साथ भी बहुत प्रगति हुई है। विदेशों में जो हमारे डिप्लोमेटिक संस्थान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की मेजबानी में आज से शुरू हो रहे 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको बता दें कि इस सम्मेलन का आयोजन चीन कर रहा है। वर्चुअली आयोजित किए जा रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक विकास के नए युग के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। चीन के राष्ट्रपति आज अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास पर एक उच्च स्तरीय वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमंत्रण पर इसमें ब्रिक्स नेता और प्रासंगिक उभरते बाजारों और विकासशील देशों के नेता शामिल होंगे। इस वर्ष 14वें ब्रिक्स शिखर बैठक का अत्यधिक महत्व है
क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध और ब्रिक्स के एक सदस्य रूस के खिलाफ अमेरिका की ओर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के समय हो रही है। चीन और रूस ने भी ब्रिक्स समूह के विस्तार पर चर्चा किए जाने पर सहमति व्यक्त की है। फिलहाल ब्रिक्स संगठन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स के नए विकास बैंक ने अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाकर उसमें संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे और मिस्र को शामिल कर लिया है। इससे पहले कल ब्रिक्स व्यापार मंच को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 तक भारत का डिजिटल क्षेत्र $1 ट्रिलियन से अधिक का हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि देश की राष्ट्रीय आधारभूत पाइपलाइन के अंतर्गत $1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सफलता का आधार नवाचार और स्टार्टअप्स के साथ साथ प्रौद्योगिकी का भी विकसित होना है। बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापक स्तर पर सुधारा भी जा रहा है और उसका विस्तार भी हो रहा है। इसके लिए भारत ने एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया है और हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत $1.5 ट्रिलियन के निवेश के अवसर। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 13,313 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि इस दौरान 10,000 से अधिक संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 10,972 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.6% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.81% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 2.0। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 20 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 9 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली। राज्य में फिलहाल कोरोना के 125 सक्रिय मामले शेष हैं। रिकवरी रेट 98.75% है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 196 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार हालात पर लगातार नजर रखी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दोपहर 2:30 बजे कोविड पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मंत्रालय के उच्च अधिकारी शामिल होंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वे आज भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस बीच उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि भाजपा ने उनकी तरह एक जनजातीय महिला को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन करने की दिशा में पहल कर सबका साथ सबका विश्वास के नारे को अमली जामा पहनाया है। आइए इस वीडियो में देखते हैं द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक सफर को। देर शाम को वो भुवनेश्वर पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों ने उनका स्वागत किया। और आइए इस पर और बात करते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह से, जो इस वक्त मयूरभंज जिले के द्रौपदी मुर्मू के घर। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच विभिन्न बूथों पर मतदान जारी है। उपचुनाव को लेकर वोटरों में गजब का उत्साह भी दिख रहा है। कई बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतार भी देखने को मिल रही है। उपचुनाव के सिलसिले में 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 26 जून को कराई जाने वाली है। उपचुनाव में भाजपा की गंगोत्री कुजूर, कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की समेत कुल 14 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चुनाव लड़ चुके थे, वे इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि उनको ओवैसी की पार्टी का समर्थन प्राप्त है और ओवैसी मांडर क्षेत्र में आ भी चुके हैं, चुनावी रैली को संबोधित कर भी चुके हैं। और चूंकि मांडर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, तो निश्चित तौर से ये जो मांडर का विधानसभा है उनका जो चुनाव है काफी दिलचस्प हो गया है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। और ये तो 26 तारीख को ही पता चलेगा, जब यहाँ से काउंटिंग होगी और कौन विजयी हो पाएगा। लेकिन यह एक बात
स्पष्ट हो गया है कि जिस प्रकार से मतदाताओं में जो जोश है, जो उत्साह है, उससे जाहिर हो जाता है कि अब गांव-गांव में भी लोग वोट का महत्व को समझ रहे हैं, लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है और निश्चित रूप से देश में जो प्रजातंत्र है वो काफी मजबूत हो रहा है। अपने सहयोगी गुड्डू के साथ मैं प्रताप फुलजेंस, दूरदर्शन समाचार, मांडर। इधर निष्पक्ष तरीके से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए रांची जिला प्रशासन मुस्तैद है। वोटिंग की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। साथ ही 239 बूथों की वेब कास्टिंग भी की जा रही है। मांडर विधानसभा चुनाव में सबसे पहले मतदान करने वालों को जिला प्रशासन के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। रांची के जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। मांडर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है कि बिल्कुल ही निष्पक्ष एवं निर्भीक वातावरण में हो। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि किसी भी प्रलोभन में ना आए, किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस में ना आए और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना सहभागिता सुनिश्चित करें। मैं सभी दिव्यांग मतदाताओं, 80+ वोटर्स एवं अन्य मतदाताओं से अपील करूंगा कि बढ़ चढ़कर आप इस मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो। सिकल सेल के उन्मूलन को लेकर नई दिल्ली के शास्त्री भवन स्थित जनजातीय कार्य मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी शिरकत की। इस दौरान सिकल सेल उन्मूलन के रोड मैप पर विस्तार से चर्चा हुई और भविष्य की योजनाओं पर भी विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े सेल कंपनियां और माइनिंग लीज मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरिट पर बहस हो रही है। इसके अलावा मनरेगा मामले पर भी सुनवाई हो रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज बिरसा किसान सम्मान समारोह सह केसीसी वितरण मेगा कैंप का आयोजन हो रहा है। लातेहार में भी परिमंडल स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सरकार में शामिल कुछ अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1-2 स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। जमशेदपुर में 101.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 26 जून तक कुछ इलाकों में आंधी वज्रपात के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान भी है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मेले को लेकर झूले और अन्य मनोरंजन की चीजों के स्टॉल भी लगने शुरू हो गए हैं। 2 वर्ष के बाद रथ मेले के भव्य आयोजन की अनुमति मिलने से आयोजकों और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी दिख रहा है। स्टॉल धारकों को भी इस बार मेले से काफी उम्मीदें हैं। इधर रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा रथ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने बताया कि रांची शहर की साफ सफाई के साथ साथ मेला परिसर की स्वच्छता तथा अन्य सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज देश भर में उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको नमन किया है। रांची में भी भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान अनेक नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा ने एक वीडियो जारी कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। विद्या, वित्त और विकास, इन 3 मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे
कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। उनका भरोसा था देश के साधनों पर, संसाधनों पर, देश के प्रतिभाशाली लोगों पर। स्वतंत्रता के बाद देश को हताशा से, निराशा से निकालने का उनका विजन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। और अब कुछ खास खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। विकास योजनाओं से संबंधित दिशा की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में विकास योजनाओं को लेकर मंथन हुआ और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया। साहिबगंज जिले में प्रशासनिक अधिकारियों ने 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया एवं आगे भी ऐसी प्रतिभा प्रदर्शित कर हर क्षेत्र और राज्य का मान बढ़ाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। रामगढ़ उपायुक्त ने सीएसआर के तहत जिले में हो रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान लंबित योजनाओं को जल्द पूर्ण करने, अन्य विकास कार्यों को चिन्हित करने और उन पर कार्य शुरू करने तथा लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरायकेला समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के संबंध में बिंदुवार चर्चा कर कई आवश्यक दिशा निर्देश आला अधिकारियों ने दिए। कोडरमा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्वजन पेंशन योजना को लेकर बैठक आहूत कर संबंधित अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से सभी योग्य लाभुकों को योजना से जोड़ने एवं उन्हें लाभ देने का निर्देश दिया गया। खूंटी में प्रशासनिक अधिकारियों ने वर्ल्ड बैंक और झारखंड महिला विकास समिति की राज्य स्तरीय टीम के साथ बैठक कर तेजस्विनी परियोजना के माध्यम से किशोरियों के समग्र विकास हेतु विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान कहा गया कि मिनी लाइब्रेरी एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़कर किशोरियों का विकास सुनिश्चित होगा। गोड्डा उपायुक्त ने जेएसएलपीएस के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक कर जेएसएलपीएस के डीपीएम राहुल रंजन को जिले में पलाश मार्ट का एक बिजनेस मॉडल तैयार करते हुए उसे नए रूप में विकसित कर लक्ष्य के अनुरूप अधिक से अधिक पलाश मार्ट के आउटपुट को बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने गोड्डा जिले के विभिन्न प्रखंडों के सभी पलाश मार्ट में बांस से संबंधित बने उत्पाद की बिक्री समेत अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। प्रखर राष्ट्रवादी विचारक, महान शिक्षाविद और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज उन्हें विभिन्न जिलों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने उनके पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया है। देवघर के उपायुक्त ने राजकीय श्रावणी मेले के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों के द्वारा की जा रही तैयारियों और सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं कि मेला की शुरुआत से ठीक पहले सारी तैयारियों को जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पूरी तरह से पूर्ण कर लें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जरूरी हिदायतें दी हैं। साहिबगंज में उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में सभी अग्रणी बैंकों के साथ डीएलसीसी, डीआरसीसी के चतुर्थ तिमाही से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीसी ने बैंकवार विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कम प्रगति वाले बैंकों से इसका कारण भी जाना और इसके लक्ष्य को बढ़ाने हेतु उन्हें निर्देशित भी किया। पलामू जिले में महा टीकाकरण अभियान चरण 2 प्रगति पर है और जिले में टीकाकरण अभियान को लगातार बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर चैनपुर प्रखंड में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने नेनुआ, खुराकला, रबदा, केवाल तथा बहेरा खुर्द में पहुंचकर टीकाकरण शिविर का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव कल तक भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की,
उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने प्रो हॉकी लीग में अमेरिका के खिलाफ लगातार दूसरी जीत हासिल की और विरोधी टीम को 4-0 से पराजित किया। भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम ने 2 चरण के मुकाबले के दूसरे मैच में अमेरिका को 4-0 से हराकर FIH प्रो लीग में अपने पदार्पण सत्र में तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले भारतीय टीम ने मंगलवार को पहले मैच में अमेरिका को 4-2 से हराया था। भारत की ओर से वंदना कटारिया ने 39वें और 54वें मिनट में 2 गोल दागे, जबकि सोनिका ने 54वें और संगीता कुमारी ने 58वें मिनट में 1-1 गोल किया। अर्जेंटीना की टीम पहले ही खिताब अपने नाम कर चुकी है, जबकि नीदरलैंड की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं आयरलैंड में भी चल रहे जूनियर हॉकी में भी भारतीय टीम का जलवा देखने को मिला और भारतीय महिला हॉकी टीम ने यूक्रेन को 3-0 से शिकस्त दी। और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने अंडर 23 5 देशों के टूर्नामेंट में यूक्रेन पर 3-0 की शानदार जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में भारत का विजय अभियान लगातार जारी है, यानी टीम इंडिया को अभी तक किसी भी मुकाबले में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। भारत के लिए निकिता टोप्पो ने 33वें, मंजू चौरसिया ने 44वें और ब्यूटी 55वें मिनट में गोल किए। भारतीय टीम अब गुरुवार को टूर्नामेंट के चौथे और अंतिम लीग चरण मैच में अमेरिका से भिड़ेगी। योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा से जानते हैं कुछ सरल योगासनों के बारे में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। बुद्धिमान कौन नहीं होना चाहता, इंटेलिजेंस किसे नहीं चाहिए। अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ योग की ही शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि योग ही वो माध्यम है जो हमें तन, मन, बुद्धि, आत्मा सबके धरातल पर स्वस्थ रखता है। और हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कुछ छोटे छोटे से काम करने हैं। सबसे पहला काम, हमें दिन में 2 बार घर्षण करना चाहिए, यानी इस प्रकार से अपने हथेलियों को मिलाएंगे और ऐसे ऐसे रब करेंगे। सिर्फ सामने से ही नहीं, पीछे से भी रब करेंगे दोनों हथेलियों को। और सिर्फ हथेलियों को ही नहीं, हमें अपने पूरे शरीर में घर्षण करना चाहिए। पूरे शरीर को अच्छे से रब करना चाहिए। पूरे शरीर को स्नान से पहले रब करें और रात को सोने से पहले रब करें। आप देखेंगे रक्त का संचार पूरे शरीर में बेहतर तरीके से होगा, खोपड़ी की तरफ और भी ज्यादा होगा। ये तो हुआ पहला काम। दूसरा काम, हमें मर्दन, यानी हमें अपने कान पर थोड़ा सा, कान को इस तरह से खींचना चाहिए। आप साइड्स, नीचे, ऊपर जरूर ऐसा करें। और ऐसा करने से हमारी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं। और बहुत जोर जोर से नहीं खींचना, बहुत आराम आराम से। शरीर को ढीला छोड़ दें। ऐसा भी आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। इसके साथ आपको करना है ऊष्ट्रासन का अभ्यास। ऊष्ट्रासन हमारे रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की तरफ ले जाता है, ऊर्जा को खोपड़ी की तरफ ले जाता है। खोपड़ी नरिश होती है और हमारी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं। कैसे करना है ऊष्ट्रासन का अभ्यास? आप इस प्रकार से अपने घुटनों के बल आ जाएंगे और घुटनों के बल आकर के मन को शांत रखते हुए गहरा श्वास लेना और हिप्स को आगे पुश करना, कमर का आर्क बना देना। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना और फिर वज्र आसन में बैठ करके शरीर को ढीला छोड़ देना। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं।
लेकिन इसका काउंटर पोज करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने जब कमर को पीछे झुकाया तो आगे भी झुकाएंगे। और काउंटर पोज में हम लेंगे शशांक आसन का अभ्यास, यानी इसी स्थिति में आना और अपनी हथेलियों को शरीर के साइड में टिका देना। सांस छोड़ते हुए पहले लोअर बैक से झुकेंगे, मिडिल बैक, अपर बैक, और फिर अपने माथे को जमीन से छू देंगे। फाइनल स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग करना, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग। जितना आसानी से झुक सकते हैं उतना झुकेंगे और फिर चेहरा उठाएंगे, धीरे धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे और पूरे शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम का भी नियमित अभ्यास करना चाहिए और साथ में ध्यान का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम समय से सोएं और समय से जगें और प्रातः काल उठ करके प्रातः काल की जो सूर्य की किरणें हैं उनको हम सीने पर और नाभि पर धारण करें। ये आसान से काम कीजिए, आप देखेंगे आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती रहेंगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहेंगे। और न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का किया उद्घाटन, रियाद पोर्टल हुआ लॉन्च। मांडव उपचुनाव के सिलसिले में मतदान जारी, वोटरों में दिख रहा उत्साह। 4 बजे तक होगी वोटिंग, मतगणना 26 जून को। राज्य के विभिन्न जिलों में बिरसा किसान सम्मान समारोह सह केसीसी वितरण मेगा कैंप का हो रहा आयोजन, लातेहार में प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम। और जूनियर और सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की बालाओं का जलवा। FIH प्रो लीग में अमेरिका को 4-0 और यूक्रेन को 3-0 से किया पराजित।